मुझे मुद्दतों बाद पता चला मेरी उम्र के लोगों की कामयाबी में मास्टरों के डंडों, छित्रों और मुर्गबानी का बहुत बड़ा हाथ था। उस्ताद के हाथ में डंडा अंग्रेज़ ने पकड़ाया था। इसके दो मकासद थे। पहला मकसद बच्चों के दिल में शुरू दिन से हुकूमत या सरकार का खौफ बैठाना। नमकदार, उस्ताद, डाकिया और कांस्टेबल चारों इस दौर में सरकार की पहली इलामत होते थे। हुकूमत जानबूझकर इन्हें दो पर सख्त मजाज और तनुमंद लोग तैनात करती थी। ये लोग जालिम भी होते थे, चनाचे इनकी वजह से अवाम में हुकूमत का दबदबा कायम हो जाता और लोग आगे चलकर अंग्रेज़ के सामने सर नहीं उठाते थे, वरना चंद हज़ार अंग्रेज़ों को करोड़ों हिंदुस्तानी काट कर खा जाते। दूसरा मकसद कमज़ोर, नालायक और गैर संजीदा तालिब इल्म उस्ताद की मार की वजह से बचपन ही में स्कूल से भाग जाते थे। गोरे ने ट्रैश यानी कि कचरा कहते हैं। स्कूल में पीछे ऐसे तालिब इल्म रह जाते हैं जिनमें बर्दाश्त और ज़िंदगी की मार सहने का हौसला होता था। इन बच्चों के मिजाज में तसल्सल, नज़्म ज़ब्त और टिक कर बैठने का मादा भी होता और ये आदतें ज़िंदगी में कामयाबी के लिए अहम है। चनाचे जो तालिब इल्म उस्ताद की मार के बावजूद स्कूल में टिक जाते थे वो आगे चलकर ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते। 19 की दहाई तक CSS और फौज में कमीशन लेने वाले 90% नौजवान इसी कैटेगरी में शामिल होते। ये क्योंकि बचपन उस्ताद की मार और बेइज्जती सह चुके होते थे, चनाचे इनके लिए आगे चलकर ज़िंदगी के इम्तहानात आसान साबित होते थे। हमारे ज़माने में किताब और तख्ती के बाद स्लेट तालीम का तीसरा बड़ा सोर्स था। स्लेट जस्ती लोहे की छोटी सी चौकोर प्लेट होती जिस पर मशीन के ज़रिए खुर्दा स्याह पेंट कर दिया जाता। हम इस पर चाक और कच्चे संगमरमर के टुकड़ों से लिखते। संगमरमर के छोटे टुकड़े स्लेटी कहलाती और ये भी किताबों की दुकान से मिलते थे। हम पूरी डब्बी खरीद लेते जिसमें 12-20 बारीक सुलाखें होती। स्लेट रियाजी के लिए इस्तेमाल होती। इस पर लिखना आसान था लेकिन इसे साफ़ करना मुश्किल। हम सब स्लेट को थूक से साफ़ करते। स्लेट पर थूक कर इसे हाथ से रगड़ते या फिर इस नेक काम के लिए कमीज़ का कफ इस्तेमाल किया करते थे। स्लेट की वजह से हमारे हाथों से थूक की बू आती। चनाचे हम जब घर जाते तो हमारी माएँ सबसे पहले हमारे हाथ और मुंह धुलाती थी। खाने को हाथ लगाने से पहले भी हाथ धोना ज़रूरी था। हमारी उम्र के लोग आज भी हाथ धोए बगैर खाना नहीं खाते। ये बचपन की ट्रेनिंग और स्लेट की मेहरबानी थी। हम लोग आज भी अपने हाथ सूंघते रहते हैं। ये भी स्लेट की बाक़ियात हैं। हमारी ज़िंदगी में छठी जमात के बाद अंग्रेज़ी कॉपी, रजिस्टर और गाइड्स आ गए। इस ज़माने में मैथ, रियाजी के लिए अलग और अंग्रेज़ी के लिए कापियाँ होती थी। अंग्रेज़ी लिखने के लिए ऐसी कापी आती जिसमें 4-4 लाइनें होती। ये लाइनें बड़े और छोटे हरूफ में तमीज़ के लिए होती। मुझे पूरी ज़िंदगी उस्तादों ने पंजाबी में अंग्रेज़ी पढ़ाई, लिहाजा मैं एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद अपने पंजाबी लहजे को अंग्रेज़ी न बना सका। मैंने अब कोशिश भी बंद कर दी है। रजिस्टर में हम होमवर्क करते और नोट्स लेते जबकि गाइड्स में बोर्ड के पुराने पेपर, इम्तहानात का पैटर्न और मुश्किल सबक आसान अल्फाज में बयान किए जाते। इनमें अहम सवालों के जवाब के साथ हाथ की बनी हुई तस्वीरें होती हैं। ये गाइड इम्तहान के दौरान नकल के लिए भी इस्तेमाल होती है। तालिब इल्म इन्हें वर्क खोल कर कपड़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में छुपा लेते और फिर एग्ज़ाम्स की आंख बचा कर मुतलका वर्क निकाल कर इसे पेपर पर नकल कर बाद नालायक तालिब इल्म हाथ का निशान भी कापी कर देते और यूँ पकड़े जाते। तहम मार मैट्रिक तक पढ़ती थी। कॉलेज में पहुँच कर ज़रा सुख का सांस आते थे। ज़्यादातर लड़के कॉलेज पहुंचकर ख़राब हो जाते। स्कूल बोरिंग और मुश्किल था। चनाचे जो ही छुट्टी की घंटी बजती तो पूरा स्कूल खुशी से चीख उठता। बाड़े से निकले जानवरों की तरह छलंगे लगाता हुआ गेट से बाहर आ जाता। तालिब इल्मों का सैलाब ट्रैफिक तक की परवाह नहीं करता। तालिब इल्म की खुशी छुट्टियों के दिनों में दीद होती थी। जिस दिन जिसकी सबक सुनाने की बारी होती वो सुबह इसके लिए क़यामत होती। हम सब सुबह पेट पकड़ शदीद दर्द की एक्टिंग करते हैं लेकिन हमारे वालिदैन इसके बावजूद हमें स्कूल छोड़ने आते। हमें सबक सुनाने के फांसी घाट से भी गुजरना पड़ता है। इस ज़माने का पूरा निज़ाम तालीम रट्टे पर बेस करता। हम तोते की तरह हाल हाल का याद कर लेकिन इसके बावजूद कमरे इम्तिहान में पहुँच कर सब कुछ भूल जाते। चनाचे हाल में हर तालिब इल्म दूसरे तालिब इल्म से ओह पहली लाइन तो बताना की सरगोशी ज़रूर करता। अगर किसी जानब से पहली लाइन दोहरा दी जाती तो बाकी सारा चैप्टर बोरिंग आज याद आ जाते। इस गलत निज़ाम का ये नतीजा निकलता। हम फर्स्ट क्लास में पास हो जाते लेकिन हमें किसी भी सब्जेक्ट की अलिफ बे नहीं आती। लिहाजा अमली ज़िंदगी में पहुँच कर हमारे पास सिर्फ डिग्री थी, सलाहियत और महारत नहीं थी। हम सब कुछ सिफर से सीखना पड़ा। इस ज़माने में स्याह और गहरे रंग का मलेशिया कपड़ा था। ये सूती कपड़ा था। ये हमारा यूनिफॉर्म था। पुलिस और फौज की वर्दी में भी यही इस्तेमाल होता। चनाचे ज़्यादातर टेक्सटाइल मिलें ये ज़रूर बनाती।
की दहाई में जब प्राइवेट स्कूलों की भरमार हुई तो बच्चे इस खुर्दे और नाकाबिले बर्दाश्त कपड़े से जान छुड़ाई माएँ भी इसे धो और इस्त्री करके थक जाती। इस ज़माने में सरसों का तेल ज़रूर लगाते, सर बचनाचे सबके सर चिपड़े होते, घर के हर सराहने पर भी तेल के दाग होते। मेरी माँ मेरे सर में मक्खन भी मल दी, जबकि वालिद हमारे सरों में दही डालकर नहलाती, जिससे सारा दिन सर से बू आती और ख़ारिश भी होती, जिसका ये नतीजा निकला मुझे सरसों के तेल, दही और मक्खन से नफरत होती कि मैं आज भी इन्हें जब देखता हूँ तो मेरे जीव मतलाने लगता है। हमारे बचपन में 3 किस्म के साबुन होते हैं। गाय सोप ये कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें वाफिक मिकदार में कास्टिक सोडा होता, जिसकी वजह से औरतों के हाथ खुदरे हो जाते। औरतें घर पर देसी साबुन बनाती हैं। ये स्याह रंग का बुदबूदार दुकानों से देसी साबुन मिलता है। ये काट और तौल कर बेचा जाता है। औरतें बाज़ औक़ात इससे नहा भी लेती। मर्द लाइफ बॉय से नहाते। ये सुर्ख रंग का साबुन होता है जिसे पूरे जिस्म पर रगड़ बढ़ते से कमर तक पहुंचाना मुश्किल है, लिहाजा लोग कमर पर साबुन लगाने की दूसरों की मदद लेते हैं। खुद बचपन में अपने बुजुर्गों और बड़ी उम्र के बच्चों की कमर पर साबुन लगाते रहे। ये काम अमूमन आंखें बंद करके किया जाता है या गुस्ल खाने के बाद खड़े होकर सरंजाम दिया जाता था। साबुन लगाने वाले का सिर्फ हाथ अंदर जाता। औरतें भी इसके लिए एक दूसरे की मदद लेती। औरतों के लिए अलग साबुन होता है, ये नरम और मुलायम होता। मर्द इसका इस्तेमाल तहीन समझते। ये दुकानों से खरीदते वक्त भी इसका आर्डर सरगोशी में देते और कागज़ के लिफाफे में छुपा कर घर ले जाते। जिस्म की बदबू दूर करने के लिए टेल्कम पाउडर आता है, हम गर्दन पर भी छिड़कते, बलकों में भी लगाते और सीने इससे सफ़ेद करके घर से निकलते। औरतें मुंह पे लगाती परफ्यूम के नाम पर अत्तर आता। मरतुई का छोटा सा टुकड़ा अत्तर में डुबोकर कान के सुराख में औरतें से कलाई पर मरतू पेस्ट भी आजाद नहीं हुई थी। लिहाजा दांत साफ करने के 3 तरीके मिसवाक सारा दिन मरकर, जबकि औरतें अखरोट के तने का छिलका दांतों पर, जिससे दांत भी चमक जाते और होंठ भी सुर्ख हो जाते। ये सकड़ा कहलाता। मीनारी की दुकान के सामने लटका होता और नाप कर मिलता। बच्चे हथेली पर सरसों का तेल डालते, इसमें सफ़ेद नमक मिलाकर पेस्ट बनाते, इसे उंगली पर लगाकर दांतों पर रगड़, इससे दांत साफ हो जाते। बाजार से मंजन मिलता है। ये कराची की कंपनी थी, इसका नाम डेटैनिक होता है। ये प्लास्टिक की डब्बी में आता है जिसके ऊपर कार्टून बना होता है। इसमें मतलब जड़ी बूटियों के साथ चूना होता है। हम शुरू में से उंगली के साथ दांतों पर रगड़ लेंगे, फिर टूथपेस्ट बुरश आगे में मंजन लगाकर दांत साफ करने लगते हैं। मंजन लगाने के पहले हथेली गीली की जाती, फिर इस पर मंजन का पाउडर छिड़का और आखिर में बुरश के रेशों से पाउडर इकट्ठा करके दांतों पर रगड़ने लगते। ये प्रैक्टिस इस वक्त तक जारी रहती जब तक हथेली का पाउडर ख़त्म नहीं हो जाता। औरतें रंग गोरा करने के लिए तिब्बत स्नो क्रीम इस्तेमाल कर। ये शीशे की छोटी सी डिब्बी में आती, मलाई की तरह सफ़ेद है, इससे गुलाब की खुशबू आती। औरतें से चेहरे पर लगा कर रगड़ती, चेहरे की मेल और डेड स्किन उतार देती, जिसके बाद चेहरा साफ सुथरा हो। इस ज़माने में आंखों में सुरमा और काजल लगाया जाए। सुरमे का स्यार पत्थर पंसारों की दुकान से मिल, जिसे घर के बुजुर्ग औरतें पत्थर के खुरल में पत्थर के दस्ते के साथ रगड़ती। ये बरकत के लिए इसमें अब जमसम अर्क गुलाब भी डालती। सुरमा जब बारीक हो जाता तो इसे लोहे की सुरमादानी में डाल दी। सुरमादानी में लोहे की सलाखें जिसकी दस्ती पर सी बनी होती थी, घुमाने से सुरमादानी खुलती है। बाद बुजुर्ग औरतें सिलाई को जुबान फेर कर इसे गीला करती, फिर सुरमादानी में रख कर दोनों को खूब हिलाती। सुरमे की तय चढ़ जाती है। बच्चों की आंखें खोलकर सर में चुआन में भेद, जिसके बाद हमारी आंखों के किनारे से आंखों की दोनों साइड पर सुरमे की दुमें भी बनाई जाती। पंजाबी जुबान में ऐसे बूंदा कहा जाता। सुरमा अमूमन लड़कियों और औरतें, लेकिन ये लड़कों को भी लगाई जाती, जिनका बाद बहुत मजाक उड़ा। बुजुर्ग औरतें बाद सुबह शाम 2 वक्त सुरमा लें। इनका ख्याल था आंखों की बनाई के लिए बहुत अच्छा होता है। कराची से हाशमी सुरमा भी आता है। ये 200-300 साल पुरानी कंपनी थी और मुख्तलिफ किस्म के सुरमे बनाती है। हकीम काले और सफ़ेद मोतिया के मरीजों को ये सुरमा तजवीज़ करते थे।